हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार पटेल आप सभी का मेरे चैनल विक्टर विद पटेल में स्वागत करता हूं। आज के इस सेक्शन में हम बात करेंगे फणी नागवंश की फणी नागवंश की फणी नागवंश की। जैसा कि हम इससे पहले भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में नागवंशियों की दो शाखा थी। छत्तीसगढ़ में नागवंशी दो शाखा में विभाजित थी। एक शाखा की बात करें तो फणी नागवंश और दूसरा छिंदक नागवंश, जहां फणी नागवंश कवर्धा में शासन कर रहे थे। जहां फणी नागवंश की अगर बात करें तो फणी नागवंश छत्तीसगढ़ में कवर्धा क्षेत्र में अपना शासन कर रहे थे। वहीं छिंदक नागवंशी शासक बस्तर में अपना शासन कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे फणी नागवंशी शासन वंश की, जो कि कवर्धा में अपनी शासन कर रहे थे। इसी क्रम में अगर देखें तो फणी नागवंशी कवर्धा के फणी नागवंशियों का शासनकाल की अगर बात करें तो कवर्धा के फणी नागवंशियों का शासनकाल 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच में रहा। कवर्धा के फणी नागवंशियों का शासनकाल 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच में रहा। वहीं शासन क्षेत्र की अगर बात करें तो कवर्धा के फणी नागवंशी छत्तीसगढ़ में कवर्धा क्षेत्र में अपना शासन प्रशासन कर रहे थे। और इसी क्रम में कवर्धा के फणी नागवंशियों के संस्थापक की अगर बात करें तो संस्थापक के रूप में कवर्धा के फणी नागवंशी वंश के संस्थापक के रूप में अहिराज को जाना जाता है। अहिराज को फणी नागवंशियों के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। फणी नागवंशियों के संस्थापक का यह उल्लेख हमें मड़वा महल के पास प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है। छपरी के पास चौरा नामक ग्राम, कवर्धा जिले में छपरी के पास कवर्धा से छपरी के पास चौरा नामक ग्राम में मड़वा महल के पास एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसमें कवर्धा के फणी नागवंशियों की कुल 24 राजाओं की वंशावली हमें दी गई है। मड़वा महल में प्राप्त अभिलेख से हमें फणी नागवंशियों की 24 राजाओं की सूची प्राप्त होती है और उसी अभिलेख में फणी नागवंशियों के संस्थापक के रूप में अहिराज का उल्लेख हमें मिलता है। इस तरह से मड़वा महल के पास से प्राप्त अभिलेख से हम कह सकते हैं कि फणी नागवंशी का संस्थापक अहिराज हुए। इसी तरह आइए हम देखते हैं कि इन 24 राजाओं की सूची में कौन कौन से शासक हुए। तो इसी क्रम में हम देखेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे अहिराज की। देन राजबेल, धरणीधर, महिमदेव, सर्ववदन, गोपालदेव, बलदेव, भुवनपाल, देन कीर्तिपाल, जयपाल, महिपाल, विषमपाल, यहीं देखें तो जनपाल, यशोराज, कन्हड़देव, लक्ष्मी वर्मा, खड़गदेव, भुवनैलमल,
भुवनैलमल, अर्जुन, भीम, भोज, लक्ष्मण देव और रामचंद्र देव। इस तरह से जो कि मड़वा महल के पास से प्राप्त अभिलेख में कुल 24 राजाओं का उल्लेख हमें मिलता है, जिसमें इस वंश के संस्थापक के रूप में अहिराज को, छठवें शासक के रूप में गोपाल देव को और 24वें शासक के रूप में रामचंद्र देव का उल्लेख हमें उस अभिलेख से मिलता है। जैसे कि हमने उल्लेख किया था कि अहिराज इस वंश के संस्थापक के रूप में इस शिलालेख से हमें प्राप्त होता है कि फणी नागवंशियों के संस्थापक के रूप में अहिराज ने यहाँ पे शासन किया। वहीं प्रमुख शासकों के रूप में देखें तो गोपाल देव का उल्लेख इस शिलालेख के अकॉर्डिंग गोपाल देव का उल्लेख प्रमुख शासकों में गोपाल देव का उल्लेख छठवें क्रम के शासक के रूप में होता है। छठवें क्रम के शासक के रूप में गोपाल देव का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। यहीं देखें तो गोपाल देव के द्वारा ही 1089 ईस्वी में कवर्धा के भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया गया। कवर्धा के भोरम देव मंदिर का निर्माण गोपाल देव के द्वारा करवाया गया। वहीं देखें तो यह भोरम देव एक आदिवासी देवता है। भोरम देव एक आदिवासी देवता है, आदिवासी देवता है जो कि इस मंदिर को समर्पित है। भोरम देव एक आदिवासी देवता है जो कि इस मंदिर को समर्पित है। साथ ही साथ देखें तो यह भोरम देव मंदिर नागर शैली में निर्मित है और चंदेल वंशी खजुराहों के मंदिर के समान दिखने के कारण चंदेल वंशी खजुराहो के मंदिर के समान दिखने के कारण इस भोरम देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव मंदिर को कहा जाता है, क्योंकि यह चंदेल वंशी खजुराहो मंदिर के समान दिखने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। साथ ही साथ देखें तो यह भोरम देव मंदिर के सभा मंडप में गोपाल देव की एक मूर्ति अभिलेख है। सभा मंडप में गोपाल देव का एक मूर्ति अभिलेख है और वहीं गर्भगृह में काले पत्थर से निर्मित गर्भगृह में काले पत्थर से निर्मित शिवलिंग है। इस तरह कह सकते हैं कि यह शिवलिंग है। भोरम देव मंदिर नागर शैली में निर्मित है। चंदेल वंशी खजुराहो मंदिर के समान दिखने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। वहीं गर्भगृह में काले पत्थर से निर्मित शिवलिंग है और सभा मंडप में गोपाल देव की एक मूर्ति अभिलेख हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में स्थापत्य कला में भोरम देव मंदिर का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि छपरी के पास स्थित है। कवर्धा जिले से 18 किलोमीटर की दूरी पे छपरी के पास स्थित है। याद रखिएगा, कवर्धा से 18 किलोमीटर की दूरी पे छपरी गांव के पास स्थित है, जो कि मैकल पर्वत से चारों तरफ से घिरा हुआ है। साथ ही साथ नागर शैली में निर्मित है।
चंदेल वंशी खजुराहो मंदिर के समान दिखाई देने के कारण इसे छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ सभा मंडप में गोपाल देव की एक मूर्ति अभिलेख और गर्भगृह में काले पत्थर से निर्मित शिवलिंग हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। तो इस तरह से हमने जाना भोरम देव मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने देखा। इसी तरह कवर्धा के फणी नागवंशियों में महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो इस क्रम में हमें, इस अभिलेख में हमें रामचंद्र देव का उल्लेख 24वें शासक के रूप में मिलता है, जो कि लक्ष्मण देव का पुत्र रामचंद्र देव हैं। तो हम अगर रामचंद्र देव के बारे में देखें, रामचंद्र देव, तो रामचंद्र देव इस क्रम के 24वें क्रम के शासक हुए। 24वें क्रम के शासक के रूप में इनका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसी क्रम में देखें तो 1349 ईस्वी में रामचंद्र देव के द्वारा भोरम देव मंदिर से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पर मड़वा महल है। मड़वा महल है, यह छपरी के पास चौरा नामक ग्राम में स्थित है। चौरा नामक ग्राम में मड़वा महल स्थित है, जहाँ से अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। और इस मड़वा महल का निर्माण रामचंद्र देव के द्वारा 1349 ईस्वी में करवाया गया था। वहीं अगर देखें तो मड़वा का अगर स्थानीय भाषा में इसका अर्थ देखें तो मड़वा का अर्थ अगर मड़वा महल का विवाह मंडप होता है। और यह मड़वा महल कुल 16 स्तंभों में विराजमान है। इस मंदिर में मड़वा महल एक विवाह मंडप है। शाब्दिक अर्थ इनका स्थानीय भाषा में देखें, स्थानीय भाषा में इसका मतलब देखें तो विवाह मंडप होता है। 16 स्तंभों में यह मड़वा महल खड़ा हुआ है। नाम में मड़वा महल है, एक्चुअल में है एक मंदिर है, शिवलिंग है। इसके गर्भगृह में भी एक शिवलिंग बना हुआ है। साथ ही साथ देखें तो मड़वा महल का दूसरा नाम दुल्हा देव भी है। मड़वा महल का दूसरा नाम दुल्हा देव भी है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण तथ्यों में देखेंगे कि मड़वा महल के प्रवेश द्वार को हाथी दरवाज़ा के नाम से जानते हैं, हाथी दरवाज़ा के नाम से या हाथी गेट के नाम से जानते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाथी दरवाज़ा कहाँ है, तो याद रखिएगा कवर्धा जिला में चौरा नामक ग्राम में मड़वा महल के प्रवेश द्वार को हम हाथी दरवाज़ा या हाथी गेट के नाम से जानते हैं। मड़वा महल का अन्य नाम दुल्हा देव है। यहाँ एक शिवलिंग है। मड़वा का अर्थ विवाह मंडप होता है स्थानीय भाषा में देखें तो। वहीं रामचंद्र देव और कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी का विवाह भी इसी मड़वा महल में हुआ था। तो महत्वपूर्ण तथ्यों में याद रखिएगा कि कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी व रामचंद्र देव का विवाह इसी मड़वा महल में हुआ था। तो इन महत्वपूर्ण तथ्यों में इन सारे चीज़ों को हम याद रखेंगे ताकि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं तो हमसे ईजिली टिक होने लगे। इसी क्रम में हम देखें तो कवर्धा के फणी नागवंशियों में मोनिंग देव को अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा मोनिंग देव को कवर्धा के फणी नागवंशियों में अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है। यही रायपुर के कलचुरी शासक ब्रह्मदेव राय के द्वारा इन्हें पराजित कर इस क्षेत्र को कलचुरी वंश में मिला लिया गया था। तो इस तरह से हमने देखा, महत्वपूर्ण शासकों के रूप में देखा कि अहिराज संस्थापक, 6वें क्रम में गोपाल देव, 24वें क्रम में रामचंद्र देव और अंतिम शासक के रूप में गोपाल देव को जाना जाता है। मगर साथ ही साथ इनसे संबंधित अन्य नामों को भी आप याद रखिएगा ताकि इनसे हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 3 शासकों के नाम एक साथ दे दिए रहेंगे और एक अन्य शासक अन्य राजवंशों से देखने को मिलेगा और पूछा जाता है कि इनमें से कौन
फणी नागवंशी से संबंधित शासक नहीं हैं। तो अगर आपको नाम याद हैं तो इजीली स्टेप्स के क्वेश्चन को आप टिक कर पाएंगे। तो इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए, आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिए और साथ ही साथ मेरा फेसबुक पेज विक्ट्री विद पटेल और टेलीग्राम चैनल विक्ट्री विद पटेल से आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मेरे साथ सीधे जुड़ के हम उनसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।